बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई देश में सबसे बड़ी जो आंतरिक सुरक्षा की कहानियां हैं उसमें से एक है और इस निर्णायक लड़ाई का फ्रंट से नेतृत्व किया बस्तर आईजीपी सुंदर राज ने। आज उनसे ही बात करेंगे, जानेंगे उनकी अपनी पृष्ठभूमि, उनकी अपनी कहानी और साथ ही साथ नक्सलवाद के खिलाफ इस लड़ाई के अहम मोर्चे पर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। जी नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपकी ही पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे कि साधारण किसान परिवार से यूपीएससी और फिर इस लड़ाई में आपका नाम एक तरह से इतिहास में दर्ज हो गया। जी मूलतः मैं तमिलनाडु राज्य के कोयम्बतूर जिला का रहने वाला है। मेरा परिवार में अधिकतम लोग अभी भी खेती किसानी कार्य से संबंधित है। मेरा पूरा बैकग्राउंड कृषक परिवार से रहा और मेरा पढ़ाई भी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर साइंस किया है। इस प्रकार एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो फैमिली बैकग्राउंड रहा और वर्ष 2003 में यूपीएससी क्लियर करने के पश्चात आईपीएस में छत्तीसगढ़ कैडर अलॉट हुआ। तब से छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकतम समय बस्तर इलाका में आप सबके बीच में सेवा करने के लिए एक अवसर मिला है और लगातार अभी नक्सल विरोधी अभियान में अभी शासन का एक संकल्प है नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करना है। इसी संकल्प में छोटा भागीदारी निभाने के लिए हमारा टीम के साथ हमें भी एक अवसर मिला, उसी को लेकर अभी लगातार भी कार्य जारी है। तो सर चलिए इस जारी कार्य में चलते चलते ही आपसे बातचीत करेंगे। सर, कोई भी नया असाइनमेंट आता है, चाहे हमें आए चाहे आपको आए, तो एक मन में एक डर सा तो रहता ही है। एक युवा आईपीएस जब बस्तर आया तो उसके मन में सबसे बड़ा डर क्या था? जिस उस समय छत्तीसगढ़ के बारे में बाहर के क्षेत्र में सिर्फ नक्सल गतिविधि कारण से एक पहचान बन गए थे, क्योंकि उस समय इतना सोशल मीडिया वगैरह एक्टिव नहीं थे। बस्तर के बारे में यदि कोई भी खबर बाहर आते मतलब अधिकतम खबर नक्सल रिलेटेड इंसिडेंट्स के संबंध में आते थे। उस समय राज्य नया बना भी है। उसके बाद फिर बड़ी बड़ी वारदात के संबंध में या कोई हिंसात्मक गतिविधि हो तो उसके संबंध में जो समाचार बाहर आते, उस समाचार के माध्यम से हमको एक परसेप्शन मिलते हैं इस इलाके में क्या कुछ गतिविधि, क्या कुछ चुनौती है। उस समय मन में डर तो नहीं थे, लेकिन इस समस्या का समाधान करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको देखे गए थे। लगातार हमारा सीनियर ऑफिसर्स का मार्गदर्शन रहा और हमारा टीम के सभी सदस्य जो अधीनस्थ बल सदस्य के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों का, प्रशासन का, क्षेत्र की जनता का, सभी स्टेक होल्डर्स, इवन मीडिया का भी काफ़ी अच्छी भूमिका और सहयोग रहा और जनप्रतिनिधिगण शासन का मार्गदर्शन रहा। इस प्रकार सभी ने मिलकर इस अभियान को प्रारंभ किया गया। जरूर समय ज़्यादा लग गए थे। जो ये समस्या 1967 में नक्सलबाड़ी से शुरू होकर अभी लगभग इतना वर्षों से अलग अलग राज्यों में अलग अलग इंटेंसिटी में समस्या रहा, लेकिन फॉर्चुनेटली अभी 2026 मार्च महीने में हम लोग खड़े होकर अभी बात कर रहे हैं। ये समस्या भी पूर्ण रूप से समाप्त होते हुए नजर आ रहा है। सर, आप एक बहुत ही मृदुभाषी सॉफ्ट स्पोकन अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे में सख्ती के साथ जो संतुलन बनाए रखा आपने नक्सलियों के साथ, वो उसमें कैसे सफलता हासिल की या कैसे ये संदेश लोगों तक पहुंचा कि अगर आप कानून के साथ हैं, संविधान के साथ हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको अंजाम भुगतना होगा? हमारा जो संकल्प काफ़ी मजबूत थे, शासन का भी ये स्पष्ट इरादा थे नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करने, क्योंकि नक्सल गतिविधि कारण से क्षेत्र की जनता का काफ़ी बड़ी नुकसान झेलना पड़ा है। यदि आंकड़ा के हिसाब से बात करेगा, विगत यदि 25 वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात लगभग 2000 से अधिक निर्दोष ग्रामीण के जान नक्सल गतिविधि कारण से, नक्सल हिंसात्मक गतिविधि कारण से जान चले गए थे। हमारा 1500 से अधिक जवानों का बलिदान हुआ, उन्होंने सर्वोच्चतम अपना सेक्रीफाइस किया। इस प्रकार नक्सल गतिविधि कारण से सबका जनहानि हुआ, मालहानि हुआ। इसी कारण से शासन का एक स्पष्ट इरादा थे ये गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करना। वो संकल्प के साथ हम एक एक कदम आगे बढ़े थे। उस दौरान भी महोदयों के पास ये विकल्प दिया गए थे, यदि वो हिंसा त्याग कर मुख्यधारा में आ जाएगा तो उन्हें पुनर्वास के लिए सभी प्रकार का सहायता दिया जाएगा करके ये ऑप्शन उन्हें उपलब्ध किया गया। उस ऑप्शन को सुनते हुए भी हाल फिलहाल में काफ़ी बड़ी संख्या में जो महोदय कैडर, टॉप लेवल कैडर्स से सेंट्रल कमेटी से लेकर स्टेट लेवल कमेटी, नीचे लेवल के स्थानीय कैडर्स काफ़ी बड़ी संख्या में हथियार सहित आकर शासन के समक्ष उपस्थित हुआ, उन्हें मुख्यधारा में शामिल किया गया। इसलिए मोदी के पास ये विकल्प रहते हुए भी कुछ कैडर्स द्वारा हिंसा के रास्ते को अपनाया गया, फिर उसको हम मुंह तोड़ जवाब दिया गया। दोनों पॉलिसी हमारा रहा। यदि कोई इस प्रकार का अहिंसा का बादशाह को समझकर मुख्यधारा में आ जाए तो बेहतर होगा, उनका स्वागत किया गया। लेकिन यदि कोई हिंसा के रास्ते में चलने के लिए अभी भी तुला होगा, फिर उन्हें हमारा सुरक्षा बल सक्षम है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो कार्रवाई भी जारी रहेगा। दोनों का कॉम्बाइंड एक परिणाम आज हम दावा करने की स्थिति में पहुंच गए। बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल गतिविधि पूर्ण रूप से अभी समाप्त हो रहा है। सर, बस्तर में नक्सलियों का एक लंबा और खौफनाक इतिहास रहा है 3-4 दशकों से ज़्यादा का। और ऐसे में शुरुआती दौर में आपको क्या लगता है कि क्योंकि आप लोग एसएस तो करते ही हैं, सबसे बड़ी रणनीतिक गलतियाँ क्या रही हैं पुलिस या सुरक्षा बलों की तरफ से? जैसा शुरुआत के समय में
गलतियां नहीं बोल सकता, लेकिन उस समय रिसोर्सेस का थोड़ा अभाव रहा, क्योंकि बस्तर संभाग के अंतर्गत 42,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका है। हम बस्तर संभाग को केरल स्टेट से कंपेयर करते हैं, इवन कुछ यूरोपियन कंट्री से हम क्षेत्रफल से बड़ा है। उसी हिसाब से देखा जाएगा, अपना पास उतना बल संख्या नहीं थी, उतना साधन संसाधन उपलब्ध नहीं थे। उस समय अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश का पार्ट हुआ करते थे, जैसा भोपाल से बस्तर का दूरी भी काफ़ी थे। मतलब इसी कारण से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और अन्य जो प्रकार का कुछ इश्यूज रहा होगा, लेकिन तब से राज्य अलग हुआ। उसके बाद पूरा रिसोर्सेस उसी दिशा में फोकस दिया गया और अभी वर्तमान में काफ़ी बड़ी संख्या में नया सुरक्षा कैंप भी प्रारंभ किए गए थे और उसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है उसको भी मजबूत किया गया और क्षेत्र की जनता का भी पर्याप्त सहयोग हमको मिला है। और फोर्सेस में अलग अलग प्रकार के जो जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग के लिए उन्हें छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भी कांकेर हमारा जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल रहा और दूसरे राज्यों में भी मिजोरम से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सभी इलाकों में उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, ताकि हमारा फोर्स इस लड़ाई को लड़ने के लिए उनको सक्षम बनाया गया। और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी डिप्लॉयमेंट सीआरपीएफ से शुरू होकर फिर बाद में बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी तमाम सुरक्षा बल भी इधर तैनात हुआ और स्पेशल फोर्सेस जैसा डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स का गठन हुआ। ये सब प्रयास के माध्यम से अभी हम एक मजबूत स्थिति में पहुंच गए थे और नक्सल को इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए उनको मजबूर किया गया। सर, मेरा अगला सवाल यही था कि हमने शुरुआती दौर में देखा था कैसे सलवा जुलूम से लेकर के फिर चाहे बस्तर फाइटर्स हो, अभी दंतेश्वरी लड़ाके हों या तमाम डीआरजी जो फोर्स हैं, ज़मीन पर पुलिसिंग कैसे बदली है यहाँ पर? शुरू में तब मध्य प्रदेश का पार्ट रहा बस्तर पुलिस। उस समय जैसा पूर्व में भी मैंने बताए थे, जो साधन संसाधन का, ट्रेनिंग का, ओरिएंटेशन का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक समस्या रहा होगा। लेकिन बाद में जैसा अलग राज्य हुआ, फिर यदि ये प्रमुख चुनौती बन गए थे, उसी हिसाब से हमारा फोर्सेस का ओरिएंट किया गया, उनका जितना भी आवश्यक साधन संसाधन उपलब्ध कराया गया, वेपन से लेकर अन्य टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस है, सुरक्षात्मक कारण से और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से मैं ज़्यादा डिटेल इस संबंध में नहीं बोल सकता। लेकिन एक एग्जाम्पल, इंडियन एयरफोर्स का जो चॉपर है वो बीएसएफ का MI-17 चॉपर है। ये सब हमारा जवान कभी जंगल में जाते, कोई मुठभेड़ होते, बीच जंगल से घायल जवान को इवैक्यूएट करके लेकर आते। इससे हमारा फोर्सेस का मनोबल में काफ़ी अच्छा असर रहा। इस प्रकार छोटी छोटी जो मॉरल बूस्टर्स का काम के माध्यम से जो फोर्सेस को इसी दिशा में ओरिएंट किया गया था और स्थानीय जो भर्ती से जो लैंग्वेज कुछ समस्या थे और भौगोलिक परिस्थिति का जो जानकारी पहले अभाव थे, उस जानकारी भी मिलने लगी। तो नक्सल के जो काम करने का तरीका है, उनका मॉडस ऑपरेंडी को जाने वाला युवा युवती हमारे फोर्सेस में भर्ती हुआ। इन सब के माध्यम से जो फोर्सेस सक्षम बन गए थे और नक्सल विरोधी अभियान को लड़ने के लिए उनका काफ़ी कुछ ताकत मिल गई थी और जिसके परिणाम सबके सामने अभी काफ़ी सकारात्मक रूप से हमको देखने के लिए मिल रहा। सर, एक सवाल मेरा था, वो कौन सा मोड़ था जब ऐसा लगा कि नक्सलियों के खिलाफ जो लड़ाई है वो निर्णायक रूप से बदल गई है? कुछ घटनाएं ऐसी हुई जैसे झीरम घाटी हो गई या फिर ताड़मेटला हो गया, या फिर जो 2-3 साल पहले जब केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि डेडलाइन एक तरह से उन्होंने दे दी कि 31 मार्च नक्सलवाद खत्म हो जाएगा 2026। जैसा पूर्व में नक्सल गतिविधि कारण से हमारा इलाके में बड़ी बड़ी वारदात हुआ, बड़ी बड़ी घटना हुआ, ताड़मेटला इंसिडेंट हुआ, जारा घाटी इंसिडेंट हुआ, फिर बाद में रानी बोतली अटैक हुआ, फिर झीरम घाटी घटना काफ़ी एक बड़ी वारदात रहा। इस प्रकार काफ़ी बड़ी बड़ी घटना रहा। उसकी उन सब घटना का समीक्षा किया गया, उसका असेसमेंट किया गया, फिर उसी से सबक सीखते हुए हमारा टैक्टिक्स को, हमारा स्ट्रैटेजी को चेंज किया गया और 2024 में भारत सरकार द्वारा ये घोषणा किया गया, छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य जितना भी सीमावर्ती नक्सल प्रभावित राज्य में भी ये संकल्प लिया गया, नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करना है। नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, नक्सल मुक्त भारत, इस संकल्प के साथ मजबूती से एक कदम। आपको लगता है कि वही एक अहम क्षण था इतिहास में जिसके बाद पूरी लड़ाई बदली, 2024 वाला ऐलान? निश्चित रूप से उसे काफ़ी एक ओरिएंटेशन मिला, फोर्सेस को एक दिशा मिला, किस दिशा में हमको आगे बढ़ना है और एक लक्ष्य तय होने के बाद फिर इसमें काफ़ी कुछ चीज़ मतलब अपना आप में ओरिएंट हो जाते हैं। इवन एक एथलेटिक इवेंट में भी आप देखे जाएगा, तब तक आपका टारगेट सामने नहीं रहेगा, आप फिर अपना परफॉर्मेंस को और बेहतर नहीं कर पाते। इसलिए एक लक्ष्य को सामने रखकर हमारा काम शुरू हुआ। उसी का परिणाम भी समय समय पर समीक्षा किया गया और आवश्यक संशोधन भी उसमें किया गया। जो कुछ हमको रिसोर्सेस का, मैन पावर का और अन्य साधन संसाधन का आवश्यकता है, वो भी शासन द्वारा पूर्ति किया गए थे। फिर हमारा कार्रवाई में भी काफ़ी उल्लेखनीय और निर्णायक बढ़त मिला है। और देखा जाएगा तो वर्ष 2025 में गर्मी के समय
अबुजमाड़ के जंगल अंतर्गत सीपी माओवादी संगठन का सरगना संपूर्ण माओवादी संगठन का टॉप लेवल कैडर बसवराजू का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किया गया। उसके बाद फिर काफ़ी एक बड़ा गेम चेंजर हुआ और अन्य जितना भी बड़ी बड़ी मुठभेड़ में सीपी माओवादी संगठन का सेंट्रल कमेटी मेंबर्स सुधाकर के, रामचंद्र रेड्डी, सत्यनारायण रेड्डी और सीमावर्ती राज्य में माडवी हिडमा, गणेश उइके, चलपति, मोडम बालकृष्ण, दीपक तेलतुमड़े, पतिराम मांझी, इस प्रकार टॉप लेवल के सेंट्रल कमेटी और पुलिस ब्यूरो मेंबर्स का डेड बॉडी अलग अलग राज्यों में भी बरामद किया गया, जिसके बाद माओवादी संगठन का टॉप लेवल लीडरशिप बिल्कुल दिशाहीन और क्लूलेस हो गए थे। और हाल फिलहाल में अगर एमएमसी जोन में अगर रामधीर और इधर फिर पापाराव की बात करें तो इससे एक तरह से बहुत बड़ी सफलता के रूप में इसको देखेंगे। जी, ये टॉप लेवल लीडरशिप का अलग अलग मुठभेड़ के बाद उनका न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद फिर जो माओवादी संगठन में ये विचार सामने आए थे, मतलब अभी हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा माना उचित होगा करके, उसमें सबसे पहले जो पुलिस ब्यूरो मेंबर भूपति उर्फ सोनू ने उन्होंने एक कदम उठाए थे। उसके बाद फिर सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में रूपेश उर्फ सतीश ने, डीके सेट से कैडर्स में रानीता, राजमन, राजू सलाम, वेंकटेश और हाल फिलहाल में सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में देखे जाए तो फिर देवजी है, चंद्रन्ना है, सुजाता, इस प्रकार सीमावर्ती राज्य में भी उन्होंने पुनर्वास के लिए सामने आए थे। और 25 मार्च 2026 को जो माओवादी संगठन के जो दंडकारण्य इलाके में लास्ट जो DKSRC लेवल कैडर रहा जो पापाराव, उन्होंने भी पुनर्वास के रास्ते को चूज़ करते हुए उन्होंने भी पुनर्वास के लिए सामने आ गए थे। इस प्रकार वर्तमान में बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादियों का टॉप लेवल लीडरशिप पूर्ण रूप से 100% अभी समाप्त हो चुकी है। शेष कुछ गिने चुने लोकल लेवल कैडर्स बाकी है, उनसे भी हमारा अपील लगातार जारी है, वो भी सही समय पर निर्णय लेते हुए पुनर्वास में आ जाएगा, उचित होगा, इसी दिशा में हमारा काम जारी है। सर, ये जो स्थानीय युवा आदिवासी थे, खास करके DRG हों, बस्तर फाइटर्स के हों, इनकी मौजूदगी से लड़ाई कितनी बदली और इनकी मौजूदगी कितनी अहम रही आप लोगों के लिए? स्थानीय युवा युवती को खुद अपना क्षेत्र का सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए और विकास कार्य के लिए एक अवसर दिया गया शासन द्वारा, क्योंकि पूर्व में कहीं ना कहीं इन सब अवसर से वो वंचित रह गए। इधर का जो नेचुरल हाइट देखे जाएगा, इधर का ट्राइबल कम्युनिटी में थोड़ा शॉर्ट हाइटेड रहते हैं, इसलिए सामान्य भर्ती में वो कॉम्पीट कर मतलब भर्ती होना उनके लिए दिक्कत होते थे, इसलिए शासन द्वारा उसका हाइट रिलैक्सेशन की गई थे। और नक्सल घटना कारण से अनेक स्कूल अंदर ध्वस्त हो गए थे, इसलिए स्कूल्स में जाकर वो पढ़ाई करने का उनका अवसर नहीं मिला, इसलिए शासन द्वारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी रिलैक्स किए गए थे। और तब DRG, बाद में बस्तर फाइटर, इवन CRPF में भी बस्तरीय बटालियन, एक नया बटालियन ही खड़ा किया गया बस्तर के युवा युवती से भर्ती किया जाकर। इस प्रकार स्थानीय युवा युवती को तब अवसर मिला अपना क्षेत्र के रक्षा करने के लिए, वो काफ़ी एक बड़ा गेम चेंजर के रूप में काम आया है, क्योंकि उनका भौगोलिक परिस्थिति का अच्छा जानकारी है, स्थानीय भाषा बोली का उनका अच्छा ज्ञान है, और जैसे इधर का कस्टम्स है, इधर का जो नक्सल का काम करने का तौर तरीका, ये सब के बारे में उनके बेहतर जानकारी थे। इसी कारण से जो वो लोग तब फोर्सेस में इंडक्ट हुआ है, हमारा ऑपरेशनल में काफ़ी एक एज मिला है, वो एडवांटेज को हम आगे बढ़ाते गई, फिर वर्तमान में जो काफ़ी एक निर्णायक स्थिति में हम पहुंच चुकी है। सर, बड़े स्तर पर इस दौरान सरेंडर हुए या फिर एनकाउंटर हुए, इसके पीछे आपकी मुख्य रणनीति क्या और कैसे रही? जैसा हमेशा माओवादी संगठन के पास ये विकल्प थे, पूर्व में भी तब जो अभियान प्रारंभ हुआ है, जो शासन का पुनर्वास पॉलिसी पहले से लागू थे, उसमें कई माओवादी करने सामने आए थे, उनका पुनर्वास भी हुआ, लेकिन पूर्व के पुनर्वास और वर्तमान के जो पुनर्वास में फ़र्क ये है, हथियार सहित आ रहा है अभी माओवादी कैडर। पूर्व में अकेले दुकेले जो हथियार को डेरा में दम से पैसे भी ला रहे हैं, हथियार भी आ रहे हैं, पूर्व में हथियार को अपना डेरा में छोड़कर अकेले दुकेले आ जाते हैं, लेकिन अक्टूबर 17 तारीख 2025 एक हिस्टोरिकल दिन रहा है, उसमें बस्तर संभाग मुख्यालय जैदलपुर में CPM माओवादी संगठन का 210 माओवादी कैडर है, 153 हथियार सहित आकर पुनर्वास के लिए आए थे। वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल दिन रहा। उसके पश्चात लगातार कांकेर में, नारायणपुर में, बीजापुर, सभी इलाके में जो माओवादी द्वारा बड़ी संख्या में हथियार सहित पुनर्वास के लिए सामने आए थे, वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट रहा है। और जैसा एनकाउंटर्स भी आमतौर पर ये सामान्य भाषा में जो पुलिस ने मुठभेड़ में नक्सल की डेड बॉडी रिकवर किया ऐसा बोला जाता है, लेकिन जो कभी भी हमारा ऑपरेशन जंगल में जारी है, उसमें हमारा इरादा सिर्फ क्षेत्र की जनता का जान माल को रक्षा करने के लिए। उस समय सिर्फ किसी माओवादी को मार गिराने के उद्देश्य से फोर्सेस नहीं निकलते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है मतलब इलाका में शांति व्यवस्था बना रखना है,
आतंकी गतिविधि को रोकना है, ये उसी उद्देश्य से जाते हैं। इवन बीच मुठभेड़ में भी कई बार यदि माओवादी कैडर हथियार डालकर समर्पण के लिए हाथ खड़ा किया, हमें उससे स्वीकार किया। हमारे जवान ने घायल नक्सली को खून देकर हॉस्पिटल में उनको जान भी बचाया गया। इस प्रकार अनेक ऐसे घटना का उदाहरण भी हम बता सकते हैं। लेकिन कोई हिंसा कई भाषा ही जानते हैं, हमारे सुरक्षा बल के ऊपर हमला क्या होगा, फिर हम उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कानून में और संविधान में प्रावधान है। उसी के तहत राइट टू सेल्फ डिफेंस में हमारा फोर्सेस ने काम किया, उसका परिणाम भी काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी बड़ी बड़ी संख्या में जो माओवादियों को डेड बॉडी AK-47 LMG इंसास इस प्रकार हथियार भी बरामद किए गया, जिसके परिणाम माओवादी संगठन का पूरा ढांचा टूट गई है, उनका स्ट्रक्चर पूरा कोलैप्स होगी और वर्तमान में उनके पास ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं रहेगी, उनके पास कोई आधार क्षेत्र शेष नहीं रहेगी। तो सर इसमें इंटेलिजेंस हो, लोकल कनेक्ट या फोर्स, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या रहा आपके लिए? सभी फ्रंट में काफ़ी एक संयुक्त रूप से काम किया गया, किसी का हम अलग आइसोलेट करके नहीं देख सकता है। जो हमारा फोर्सेस जैसा स्पेशल फोर्स में DRG, STF, बस्तर फाइटर्स, कोबरा, फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस का है और स्थानीय पुलिस बल का है और अन्य जो एजेंसीज है, जो अगेन मैं सिक्योरिटी कारण से उनका नाम नहीं ले पा रहा है, और इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी, स्थानीय इंटेलिजेंस एजेंसी से, सेंट्रल और स्टेट के एजेंसी से, सबका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। इन सब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के कारण से और साथ साथ जो इंटरस्टेट मैकेनिज्म है, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है, वो भी मजबूत किया गया। सभी स्टेट्स ने आपस में समय पर आसूचना शेयर किया गया। नहीं तो पूर्व में क्या होते, एक जगह में यदि नक्सल के ऊपर ऑपरेशन होते, वो दूसरे जगह में जाकर फिर कुछ समय के लिए हाइबरनेशन में चले जाते थे और इसी कारण से फिर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं हो पाते थे। वर्तमान में सभी राज्य ने अपने अपने इलाके में लगातार ऑपरेशन संचालित किया, आपस में बेहतर तालमेल बन गए थे। इसी कारण से नक्सली को भागने के लिए, छुपने के लिए कोई जगह नहीं बच गए थे। उन सब परिणाम कारण से अभी माओवादी संगठन ना सिर्फ बस्तर इलाका में, संपूर्ण देश के अंतर्गत उनका पूर्ण रूप से अभी समाप्त होते हुए नजर आ रहा है। सर कोई ऐसा ऑपरेशन जिसने आपकी व्यक्तिगत तौर पर सोच को पूरी तरह से बदल दिया जब से आपने कार्यभार संभाला, कोई एक ऐसा ऑपरेशन? जैसा गेम चेंजर के रूप में जो पूर्व में भी मैंने बताए थे, तब माओवादियों का जो टॉप लेवल लीडरशिप जो हिट होने लगे थे, पूर्व में क्या होते थे, जो स्थानीय लेवल की कैडर्स को वो कंपलसरी भर्ती करते हैं माओवादी द्वारा और उन्हें ह्यूमन शील्ड के रूप में, एक फुट सोल्जर के रूप में हमेशा यूज़ की जाती है। कभी भी मुठभेड़ होते, जो माओवादी लीडरशिप द्वारा उनको सामने करके मुठभेड़ के दौरान पीछे भाग जाते थे। हमेशा इसके पूर्व में 2023-24 के पूर्व में मुठभेड़ में स्थानीय लेवल माओवादी कैडर के डेड बॉडी अधिकतम रिकवर होते हैं। उस समय ये भी चर्चा में आते थे, मतलब सिर्फ लोकल लेवल कैडर्स के डेड बॉडी पुलिस रिकवर कर पा रहा करके, लेकिन उसके पीछे कारण ये थे, माओवादी नेतृत्व में एक साजिश के तहत सामने उनको रखकर पीछे से वो लोग भाग जाते थे। लेकिन 2024-25 में हमारा ऑपरेशन स्ट्रैटेजी में थोड़ा बदलाव किए गए थे। उसी कारण से जो एक 360 डिग्री ऑलराउंड ऑपरेशन प्लान हुआ, उसी कारण से जो माओवादी टॉप लेवल लीडरशिप कहीं भागने छुपने के लिए उनका जगह नहीं मिल गए थे। यदि बीच मुठभेड़ में भी यदि हथियार डालकर यदि हाथ खड़ा किया, उन्हें हम स्वीकार किया होगा, लेकिन यदि गोली चलाते फिर हमको भी मुंह तोड़ जवाब देना पड़ते थे। लेकिन उसमें टॉप लेवल लीडरशिप जैसा सेंट्रल कमेटी में उसमें मैंने नाम लिया, बसवराजू से लेकर सुधाकर के, रामचंद्र रेड्डी, फिर माडवी हिडमा और इधर सीमावर्ती राज्य में गणेश के, इवन बस्तर के सीमावर्ती जो जिला में गरियाबंद में मोडम बालकृष्णा, चलपति, महाराष्ट्र में दीपक तिलतुण, इस प्रकार टॉप लेवल लीडरशिप का हिट होने लगे थे। वो फिर नक्सल विरोधी अभियान में काफ़ी एक बड़ा एक टर्निंग पॉइंट के रूप में काम आए थे। फिर नक्सल गतिविधि पूर्ण रूप से अभी समाप्त होने के लिए वो एक महत्वपूर्ण कारण भी रहा। सर जो जवानों की शहादत हो जाती है, कई बार गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, ऐसे में फोर्स का मनोबल बनाए रखना कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? जैसा हमारा सुरक्षा बल सदस्य काफ़ी डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ ये पूरा अभियान को आगे लेकर गए थे। जैसा उन्होंने किसी प्रकार के व्यक्तिगत दुख या तकलीफ को कभी सामने नहीं लेकर रहे थे, इन सबको नज़रअंदाज करते हुए बस्तर क्षेत्र के शांति, सुरक्षा और विकास एकमात्र उनका मूल मंत्र रहा, उसी के लिए समर्पित होकर काम किया। इस प्रोसेस में हमारा लगभग 1500 से अधिक सुरक्षा बल सदस्य, स्थानीय पुलिस का और सेंट्रल फोर्सेस का सर्वोच्चतम बलिदान दिया। उन सबके शहादत को हम हमेशा नमन भी करते हैं। जैसा कोई जवान जंगल में घायल हो जाता है, हमारे पास इंडियन एयरफोर्स और BSF का Mi-17 हेलीकॉप्टर्स है, वो भी जंगल में जाकर उनको इवैक्यूएट करते। विगत सालों में लगभग 300 से अधिक ऐसा हमारे घायल जवानों को जंगल से सुरक्षा बल के सदस्यों को एयरफोर्स के चॉपर और BSF का चॉपर द्वारा इवैक्यूएट की गई, तो उनका जान बचा गया। कई लोगों का पैर एम्प्यूट करना पड़ा, बट कम से कम उनका जीवन रक्षा हो गई है। इस प्रकार एक मॉरल बूस्ट के रूप में ये सब काम आया है।
अभी भी हमारा जवान काफ़ी समर्पित है, डेडिकेटेड है, ताकि क्षेत्र में एक भविष्य है जो आने वाला पीढ़ी को उसको सकारात्मक रूप से हमको निर्माण करने देना है। इसी उद्देश्य के साथ अभी भी काम कर रहा है। सर जो अब नक्सली विकास की धारा में वापस लौट रहे हैं, उनके लिए भी आप लोग काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चला रहे हैं। तो उन गाँवों में भरोसा कैसे लौटा रहे हैं जो पूरी तरह से नक्सलवाद की चपेट में थे, और उन लोगों में भरोसा कैसे ला रहे हैं जो हथियार छोड़कर अब मुख्य धारा में आ रहे हैं? जो भी माओवादी हिंसा का रास्ता छोड़कर यदि मुख्य धारा में आना चाहते हैं, उनके पुनर्वास के लिए शासन का पॉलिसी के तहत सभी प्रकार की सहायता और उनके लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में भी उन्हें काम दिया जा रहा है। अभी कोई टेलरिंग का काम सीख रहा है, कोई होटल मैनेजमेंट का काम सीख रहा है, कोई मोटर व्हीकल रिपेयरिंग में काम सीख रहा है, और जैसा कोई अभी कैफ़े भी संचालित कर रहा है, जो पंडुम कैफ़े, जिसमें नक्सल पीड़ित भी है, पुनर्वासित माओवादी कैडर भी है और स्पेशली एबल्ड कैडर्स व्यक्ति भी है। इस प्रकार तीनों मिलकर एक पंडुम कैफ़े चला रहा है। इस प्रकार जो पूर्व में नक्सल गतिविधि कारण से उनका आइडेंटिटी बन गए थे, अभी वो आइडेंटिटी चेंज होकर कोई टेलर दीदी के नाम पर उनका आइडेंटिटी बन रहा है, कोई शॉपकीपर के रूप में उनका आइडेंटिटी बन रहा है, कोई कैफ़े संचालन के नाम से उनका एक पहचान बन रहा है। इस प्रकार एक सामान्य और शांतिपूर्ण तथा सकारात्मक जीवन जीने के लिए उनका शासन का पुनर्वास पॉलिसी के तहत सभी प्रकार का सुविधा और सहायता उनको उपलब्ध किया जा रहा है। सर जो कैंप खुले थे, अब कई कैंप बंद भी हो रहे हैं, उसमें स्कूल, अस्पताल, इस तरह की चीज़ें या कुछ डेवलपमेंटल सेंटर्स खोले जा रहे हैं, तो कहीं इससे ऐसा तो नहीं होगा कि जो नक्सली कहीं मतलब इक्का दुक्का बचे हैं वो रिग्रुप कर सकते हैं, या फोर्स कमज़ोर होगी? क्या उद्देश्य है वहाँ पर इस तरह के सेंटर्स खोलने का? वर्तमान की परिस्थिति में माओवादी संगठन पुनः रीग्रुप होने का या रीऑर्गेनाइज होने का संभावना नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि क्षेत्र की जनता जान लिया, समझ लिया, माओवादी गतिविधि कारण से या वामपंथी उग्रवादी गतिविधि कारण से अनेक निर्दोष जनता का जान चली गई है। माओवादियों का एक असली चेहरा है, विकास विरोधी, जन विरोधी, आदिवासी विरोधी चेहरा है, उसके देख लिए, जान लिए, पहचान लिए, इसलिए माओवादी संगठन का साथ छोड़ दिया। इस बात को इवन माओवादी को टॉप लेवल लीडरशिप भी इस बात को समझने के पश्चात अभी हाल फिलहाल में काफ़ी बड़ी संख्या में वो ये वाला रास्ता को छोड़कर समाज में शामिल होने के उद्देश्य अभी बाहर आ रहा है। इसलिए पुनः कोई हिंसात्मक गतिविधि का रीसर्जेंस होने का चांस नहीं लग रहा है। फिर भी हमको सतर्क रहना पड़ेगा, हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। ये तो बेसिक पुलिसिंग को मजबूती ऐसे आगे बढ़ना पड़ेगा, और जो विकास कार्य को गति देना है, छोटे छोटे समस्या उसको समय पर एड्रेस करना है। शासन, प्रशासन और सुरक्षा बल, पुलिस सब मिलकर इस दिशा में समाज के लोग से मिलकर काम करेगा, ताकि जो उस प्रकार का पृष्ठभूमि पुनः क्रिएट ना हो, और जो भी समस्या कानूनी प्रावधान के तहत, संवैधानिक प्रावधान के तहत और अभी प्रशासन में जो एग्जिस्टिंग जो मैकेनिज्म है उसी के तहत सबका समस्या को समाधान किया जाना है, और विकास करी एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट के तहत हम काम करेंगे, ताकि पुनः कोई हिंसात्मक गतिविधि का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल था मेरा, क्योंकि दो बड़े नाम हैं अलग अलग राज्यों में, गणपति, लेकिन उनकी उम्र काफ़ी हो गई, लगभग 80 के करीब, बीमार भी रहते हैं, और दूसरा मिसिर बेसरा झारखंड में है। क्या इनसे कोई चुनौती मिल सकती है, या फिर आने वाले दिनों में अप्रैल के किसी और महीने में इनको भी फंदा डाल के पकड़ा जा सकता है? इसकी कोई संभावना आप देख रहे हैं? वर्तमान में सीपी माओवादी संगठन के टॉप लेवल लीडरशिप में पूरा देश भर में एक ही जो एक्टिव पोलिट ब्यूरो मेंबर जो रहेंगे शेष मिसिर बेसरा है। झारखंड राज्य में उनके संबंध में लगातार संबंधित राज्य पुलिस एवं अन्य एजेंसीज द्वारा अभियान संचालित कर रहा है, और आशा है बहुत जल्दी वो भी एक लॉजिकल एंड में आ जाना चाहिए। और बाकी इलाका में और कोई टॉप लेवल लीडरशिप का भी एग्जिस्टिंग नहीं है। गणपति के बारे में अक्सर चर्चा में आते, वो काफ़ी समय से इनएक्टिव है, क्योंकि एज के हिसाब से, उनका हेल्थ कंडीशन के हिसाब से वर्तमान में वो एक्टिव कंडीशन में नहीं है। उस संबंध में भी संबंधित एजेंसीज लगातार सूचना इकट्ठा कर रहा है, ताकि वो भी एक उनके संबंध में भी प्रयास एक लॉजिकल एंड में आना चाहिए। बट वर्तमान की परिस्थिति में बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादियों की लीडरशिप 100% समाप्त हो चुकी है। शेष कुछ गिने चुने कैडर्स, उसके संबंध में भी लगातार हमारा कार्रवाई जारी है, और तब हम 31 मार्च की बात करेंगे। हम पूरा गारंटी के साथ, विश्वास के साथ बोल सकता है बस्तर नक्सल मुक्त हो चुकी है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ भी नक्सल मुक्त हो चुकी है, और शेष राज्यों में भी लगातार कार्य जारी है। आशा है और उम्मीद है उन इलाकों में भी नक्सल गतिविधि 100% समाप्त हो जाएगा, ताकि हम नक्सल मुक्त भारत का एक संकल्प, एक परिकल्पना है, उसको साकार होते हुए हम देख सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ, क्योंकि काफ़ी एक स्ट्रेसफुल तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, अगर आप अपने साथियों को घायल होते देखते हैं, उनको चोट लगती है, उनकी मृत्यु होती है, आदमी तनाव में रहता ही है। टारगेट इतना बड़ा था, क्योंकि 3-4 दशकों के नक्सलवाद को ख़त्म करना 2-3 सालों में आसान नहीं था। तो आपके पास जब वक्त रहता है तनाव घटाने का, तो आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, गाने सुनते हैं, परिवार के साथ वक्त बिताते हैं, क्या पसंद करते हैं आप? जैसा समय थोड़ा भी वर्तमान की परिस्थिति में कम मिलते हैं, लेकिन जो भी समय मिलते हैं, जैसा कुछ क्रिकेट मैचेस देखते हैं, और जैसा OTT में
जैसे यदि अच्छा मूवी सा होता है फिर उसका देखते हैं। हमारा जैसे तमिल भाषा में भी काफ़ी यदि मूवीज आते हैं उसको भी देखने के लिए OTT में देखने के लिए कोशिश करते कौन हैं। सी फिल्म या कौन सा एक्टर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? जब भी हाल फिलहाल में एक मूवी देखे तमिल मूवी में जो विडुदलाई करके, ये भी नक्सल समस्या संबंधित एक मूवी थे, हमारा सब्जेक्ट के विषय भी रहा, इसलिए उस मूवी का 2 पार्ट में आए थे। उस मूवी को हमने हाल फिलहाल में देखा है। और जैसा धुरंधर मूवी भी देखा है, जैसा पार्ट 2 अभी देखना बाकी है, पार्ट 1 हमने देखा है। पसंद आई आपको धुरंधर? जैसा मूवी में काफ़ी चीज़ हमको प्रभावित करते हैं, उसमें उसे देखकर मतलब हमको क्या कुछ अपना कार्य में, अपना शैली में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। ये सब में हमेशा एक लर्निंग प्रोसेस के तहत भी उसको देख सकता है। जैसा पसंद नापसंद की बात नहीं, मतलब एक देखा आपने हर चीज़ में एक लर्निंग प्रोसेस रहता है, उस हिसाब से देखते भी उसका। और थोड़ा बहुत पेंटिंग करने के लिए कोशिश करते। मुझे इतना अच्छा पेंटिंग नहीं आता, मेरा फैमिली में जैसा श्रीमती जी और बेटियाँ दोनों पेंटिंग अच्छा करते हैं, अच्छा। जैसे उनसे सीखने के लिए कोशिश करते हैं इस प्रकार। लेकिन हॉबीज़ में अभी भी मतलब थोड़ा कमजोरी है, जैसा आने वाले समय यदि वक्त मिलेगा उसमें थोड़ा डेवलप करने के लिए कोशिश करेगा। तो ऐसा तो नहीं मंजीत बावा और MF हुसैन के नाम को लेकर घर में झगड़ा हो तो कि इनकी पेंटिंग ज़्यादा अच्छी है, उनकी पेंटिंग नहीं, उसी लायक तो कभी नहीं बन पाऊंगा, लेकिन प्रयास जरूर करूंगा। लेकिन फैमिली में जैसा श्रीमती जी और डॉटर ने काफ़ी अच्छा करते हैं, उनसे सीखने के लिए अभी भी कोशिश जारी है। कभी कोई ऐसा संगीत जो मन में गूंजता हो बहुत तनाव में या बहुत शांति के पलों में कि यार ये गाना मन में चल रहा है, ऐसे ही कुछ? नहीं, ये फील्ड बहुत मेरे लिए संगीत गीत वाला बहुत जो कमज़ोर वाला फील्ड है। कभी मतलब संगीत गीत की दिशा में थोड़ा बहुत दूरी बन गए थे। जैसा आने वाले समय इसमें भी कोशिश करूंगा कुछ अच्छी गाना सुनने के लिए, अच्छी म्यूजिक सुनने के लिए, इसमें भी प्रयास जारी रहेगा। और मेरा आखिरी सवाल था, बतौर इंसान और बतौर पुलिस अफसर इस पूरी यात्रा को अगर एक लाइन में आपको समेटना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा बस्तर संभाग के अंतर्गत लगभग 2 पीढ़ी है नक्सल समस्या के कारण से उनका पूरा भविष्य बर्बाद हो गए थे, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गए थे। जैसा माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद रहा और सभी क्षेत्र की जनता, जनप्रतिनिधि और मीडिया के साथीगण, पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, हमारा बल साथी है, एक टीम वर्क है। सभी हमारा स्पेशल फोर्सेस से लेकर स्थानीय बल से हमारा सभी SP साहब लोग के और सभी का एक टीम वर्क थे। जिला प्रशासन का, शासन का, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन का हमेशा मार्गदर्शन रहा। इन सब के कारण से हम आज ये मुकाम तक पहुंच गए हैं। जैसे इस समस्या को समाधान करने के लिए एक छोटा भागीदारी होने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर हमेशा के लिए हमारे लिए यादगार रहेगा और जैसा आने वाला पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित बस्तर, एक शांतिपूर्ण बस्तर हम देने की स्थिति में आ गई है। ये बात हमेशा हमारे लिए एक संतोष और संतुष्टि देगा और आशा करते हैं मतलब इतना हमारा सुरक्षा बल के सदस्यों का, बल सदस्यों का कुर्बानी से और क्षेत्र की जनप्रतिनिधि और जनता का सर्वोच्चतम बलिदान के बाद एक आज़ादी टाइप का, सेकंड फ्रीडम टाइप का हम पहुंच गए हैं बस्तर में। इस आज़ादी को हम और सिक्योर करना चाहिए। आने वाला पीढ़ी इस विषय को याद में रखते हुए बस्तर को सही दिशा में और सही मुकाम तक पहुंचाने के लिए उनका एक योगदान होना चाहिए। ये हमारा आशा रहेगा और उम्मीद भी है आने वाले समय बस्तर का एक नया पॉजिटिव आइडेंटिटी मिलेगा। इसमें सबका, इस यात्रा में सभी का योगदान रहा। सबको हम इस समय याद करते, जो शहीदों को भी नमन करते हैं और आने वाला भविष्य सबके लिए उज्जवल रहेगा। इसी कामना के साथ हम जो 31 मार्च 2026 का जो इंतजार कर रहे हैं और 1 अप्रैल 2026 के बाद बस्तर का एक नया आइडेंटिटी, एक सकारात्मक आइडेंटिटी के साथ देश दुनिया के सामने उभर कर सामने आएगा। सर, NDTV से इतनी लंबी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बस्तर IG सुंदरराज P, जिन्होंने धुरंधर फिल्म भी देखी और धुरंधर की तरह ही नक्सलियों का जो एक तरह से देश को नक्सल मुक्त बनाना था उस टारगेट में लगे और उसको पूरा किया। चित्रकारी शौक है, वक्त मिलता है तो फिल्में भी देख लेते हैं और जैसा मैंने कहा कि धुरंधर फिल्म उन्होंने हाल में ही देखी और ये श्रेय भी इनको जाता है। बस्तर से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।